हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और द हिंदू के नए सेशन के साथ 15 मार्च के नए करंट अफेयर्स को लेकर के आज फिर हम हाजिर हो गए हैं। आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे, आर्टिकल्स, एडिटोरियल, सारी चीज़ों को इन डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने हाईलाइट्स देखेंगे कि आज किस दिशा में हमको अपने चर्चा को लेकर के जाना है। हाईलाइट्स के थ्रू हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम कवर करने वाले हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद अपनी पूरी चर्चा को इन डिटेल शुरू करेंगे। वनडे एग्जाम से रिलेटेड भी आपके लिए यहाँ पर एक दो न्यूज़ है, जैसे कि कैनेडियन एक ऑथर हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ विनर रह चुकी हैं और बुकर अवार्ड भी उनको मिला हुआ है, इसलिए उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ में अभी जो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कल हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, तो उसके रिगार्डिंग अभी जो यूएसए है उसने कुछ अपनी बातें रखी हैं और उसके वजह से हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। तो क्या चीज़ रखी गई है सारी दोनों पार्टी की तरफ से और क्या मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ के साथ हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर में एक एडिटोरियल आया हुआ है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने एनएचआरसी के बारे में देखा था कि एनएचआरसी के ऊपर कुछ अभी सैंक्शंस लगाए गए हैं जो कि गेनहरी है उसके द्वारा। तो क्या ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई और क्या कमियां रहीं, उस पर एक एडिटोरियल आज आया हुआ है जिसको हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा एक होलिस्टिक आपकी तैयारी होने वाली है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लिए जाए। तो सबसे पहली हाइलाइट हमारी क्या है? सबसे पहली हाइलाइट है कल इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में किसके बारे में बात की गई है? जम्मू कश्मीर के बारे में। टर्न आउट शोज इट वॉज राइट टू रिवोक आर्टिकल 370। तो अमित शाह जी ने अभी एक बात बोली है कि कल इलेक्शन हुए थे श्रीनगर में और वहाँ पर जो है लगभग 37% का क्या हुआ है, वोट पड़े हैं। तो 37% का वोट को उन्होंने तुलना की है कि जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था उससे पहले केवल 14 to 15% ही वहाँ पर वोटिंग होती थी, लेकिन अब वो बढ़ करके 37% हो गया है। मतलब एक अच्छा डिसीजन हमने 370 जो आर्टिकल 370 है उसको हटा करके लिया है, ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। इसी को लेकर के जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ वगैरह हैं और भी जो आपकी पीडीपी वगैरह हैं, उन्होंने बोला है कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 80 to 90% वोटिंग होनी चाहिए थे। अगर जो है इस तरीके से आर्टिकल 370 हटने से वहाँ की जनता खुश है तो कितने परसेंट, 80 to 90% वोटिंग होनी चाहिए थी, बट ये केवल और केवल 37% है। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ की जनता नाखुश है आर्टिकल 370 हटने से। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। हमारे लिए बस ये जानना ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 कब हटा था। तो आर्टिकल के थ्रू हम थोड़ा सा देख लेंगे, अपना एक रिवीजन कर लेंगे और क्या न्यूज़ चल रही है, वो मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम यहाँ से एक आंकड़ा ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि आंसर लिखने के लिए आता है आपसे मेंस में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुए इसको लेकर के, तो आप वहाँ पर इस तरीके के आंकड़ों से कोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का डाटा ही आपको यूज़ करना होता है, अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है उस पर नहीं जाना होता है। तो यहाँ पर आपको एक डाटा मिल जाएगा कि अगर आप देख लीजिए पहले अगर 370 था तो 14% अगर वहाँ पर वोटिंग पड़ रही थी, तो अब ज़रूर वहाँ के लोगों में और ज़्यादा क्या आई है, जागरूकता आई है, वहाँ के लोग थोड़े खुश हैं। इस वजह से थोड़ा ये जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ करके आया है। इस तरीके से पॉजिटिव वे में आंसर लिखना होता है और डाटा को, आंकड़ों को पॉजिटिव वे में यूज़ करना होता है। इस लिहाज से इस न्यूज़ को हम देख लेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? न्यू चाबहार पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सैंक्शन। तो यूएस ने बोला है कि हमने जो सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर में 2018 के टाइम में, वो सैंक्शन जो है वो न्यू चाबहार पैक्ट के ऊपर भी रहेंगे, वहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस तरीके की यूएसए ने बात की है। उसको काउंटर किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने बोला है कि अगर हम बाकी देशों के बारे में बात करें तो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं और उसको फॉलो भी किया है, बट इंडिया के रिस्पेक्ट में यूएसए ने कभी भी फोर्स नहीं किया है हमको। तो हम आगे भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो हमें फोर्स नहीं करेंगे कोई भी चीज़ करने या ना करने के लिए। तो क्या पूरा मुद्दा है इसको देखेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। अगली न्यूज़ क्या है? मोर सोलर स्टॉर्म्स ब्रीविंग आफ्टर लास्ट वीक्स ऑरोराज जो एज सन वेक्स अप। तो मैंने कल परसों में आपको बताया था कि जो एक फ्राइडे के दिन में हमने बहुत ज़्यादा एक देखा था स्टॉर्म, बहुत धूल भरी आंधी चली थी। वो क्यों चली थी? क्योंकि सन से जो है ऑरोरा, जो सन का ऑरोरा होता है, जो उसके आसपास चारों तरफ जो एक कहना चाहिए तरंगों का प्रकाश की एक लेयर होती है, उसमें क्या हुआ था, मैग्नेटिक विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से वो स्टॉर्म जो है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। तो इसके बारे में बोला गया है कि ये लगभग 20 साल के बाद इस तरीके की चीज़ें फिर से देखी गई हैं और क्या कारण है इसके लिए एक एडिटोरियल आया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। तो इन डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद अगर इस तरीके का कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हो सकता है कि अभी आपसे
जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए, तो हम उसको देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये इस तरीके के स्टॉर्म्स आ रहे हैं। अगली न्यूज़ क्या है, फोर्थ हमारी जो हाईलाइट है वो है कैंडिड नोट्स ऑन द NHRC स्टेटस डेफरल। तो मैंने कल बात की थी NHRC के बारे में। यहाँ पर एक टर्म है स्टेटस डेफरल का। स्टेटस डेफरल का मतलब क्या होता है कि अस्थायी रूप से किसी चीज़ को रोक देना। तो NHRC को जो गैनहरी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ह्यूमन राइट्स को देखने वाली संस्था है, उसने क्या किया है, हमारे इंडियन जो NHRC है उसको क्या किया है, 2 साल के लिए उन्होंने सैंक्शन लगाया था। मतलब पिछले साल वो सैंक्शंस लगाया था और इस साल उसको उन्होंने एज इट इज़ बनाए रखा है, मतलब कि उस लिस्ट से बाहर नहीं किया है। अभी भी डेफरल स्टेटस ही है हमारे यहाँ के NHRC का। तो इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि क्या है इसका मुद्दा, क्या इम्पैक्ट है। तो आज इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम सबको इन डिटेल देखेंगे और जानेंगे कि क्या हमारे यहाँ ऐसी कमियाँ हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है मानवाधिकारों के संबंध में। ठीक, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। तो अभी हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत बार बात की है, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के बारे में यानी कि EPTB के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है है इसको देखेंगे, एडिटोरियल के थ्रू जानेंगे कि किस प्रकार का हमारे ऊपर इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता है, कितने प्रकार की इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं जिसमें ये EPTB जो है इफेक्ट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो पूरा क्या एडिटोरियल के थ्रू समझेंगे कि क्या सिनेरियो है और क्या मुद्दे हैं। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, राइज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिंग ड्यू टू स्टेट्स नॉट सेंटर। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमने देखा है बहुत आंकड़ों के थ्रू कि लगभग जैसे पहले जो GDP का जो 1% ही खर्च किया जाता था हेल्थ के ऊपर में, उसको बढ़ा करके अभी जो गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है। तो ऐसा बोला जाता है कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, खर्च कर रही है। लेकिन हमने एक ये भी चीज़ देखी थी कि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन अभी एक एडिटोरियल आया है जो फ्लो चार्ट के माध्यम से बताता है कि ये जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर अगर खर्च ज़्यादा कर रही है तो वो राज्यों की गवर्नमेंट्स कर रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या पूरा मुद्दा है, चार्ट के थ्रू और आंकड़ों के थ्रू बताया गया है, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ से क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए आपको आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है हमारी, नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर एलिस मुनरो ऑल्सो नोन एज कैनेडा चेखो, इनकी अभी डेथ हो गई है 92 की एज में। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और इनकी कुछ राइटिंग्स जो हैं फेमस, ये बेसिकली शॉर्ट राइटिंग करती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ वगैरह लिखती हैं। तो इनके बारे में हम देख लेंगे क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, साथ के साथ में इनको बुकर अवार्ड भी बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, इसलिए ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, चाइना म्यांमार मॉड्यूल ऑफ NSCNIM हेल्प बैंड आउटफिट इन मणिपुर NIA। तो ये जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से आपके GS पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा होता है वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, वहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं। बात की गई है कि जो अभी मणिपुर हिंसा हुई थी, वहाँ पर मणिपुर में एक NSCNIM करके एक कहना चाहिए उग्रवादी संगठन है जो क्या करता है, बेसिकली उसको UAPA के तहत हमारे यहाँ पे उसको बैन किया गया है और उसको क्या किया जा रहा है, चाइना के द्वारा और म्यांमार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अभी जो माइती और जो आउटफिट्स हैं माइती ट्राइब्स पहनती हैं उनको बैन किया गया था, लेकिन उसको फिर से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की कुछ न्यूज़ आई है। और हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, उन्होंने चार्जशीट में अपनी ये सारी चीज़ें मेंशन की है कि हमारे यहाँ के उग्रवादी संगठनों को चाइना और म्यांमार जैसे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ से हेल्प मिल रही है, वहाँ से रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो क्या है थोड़ा सा मुद्दा हम देख लेंगे और UAPA के बारे में देख लेंगे कि वो कब आया था। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हिट 13 मंथ हाई इन अप्रैल। तो अभी बात की गई है होलसेल प्राइस यानी कि WPI जो है हर महीने आता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक का लगभग 13 मंथ में अभी तक का सबसे हाईएस्ट राइज देखा गया है WPI के अंदर। तो क्या होता है WPI, साथ के साथ CPI भी पूछा जा सकता है आपसे, उसको भी हम देखेंगे और किस तरीके से दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम WPI के तहत ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते थे, बट अब हमने उसको चेंज कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है CPI के तरफ में। तो देखेंगे कौन जारी करता है, क्या क्या गुड्स और सर्विसेज वगैरह किस में शामिल होती हैं, नहीं होती हैं, सारी चीज़ों को प्रीलिम्स पास आ रहा है, इसके लिहाज से हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ है पाइन नीडल पावर प्रोजेक्ट्स टू चेक फॉरेस्ट फाइन
इनडिक्वेट। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो अभी हमने उत्तराखंड में आग वाला केस देखा, तो वहाँ पर एक पाइन होता है, पाइन यानी कि जिसको हिंदी में चीड़ कहते हैं। तो चीड़ के पेड़ का यूज़ करके कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें हमारी ठीक करने की कोशिश उत्तराखंड की गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा या तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इस तरीके का एक एडिटोरियल आया है, बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन हम पाइन से रिलेटेड आपका यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो पेपर होता है उसमें आपसे वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वो कितनी ऊंचाई पर कौन से ऐसे वातावरण में, टेम्परेचर में उगते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा रिवीजन हम ले लेंगे। उसके बाद है लिस्टिंग ऑफ प्ली ऑफ फॉर एसआईटी प्रोब इनटू इलेक्टोरल बॉन्ड सून सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो प्रशांत भूषण जी हैं उन्होंने एक प्ली डाली है और बोला है कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर में एसआईटी गठित की जानी चाहिए। जब ये पूरा बॉन्ड सौंपा गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जब जब ईडी की रेड पड़ी तब उन्होंने जाकर के क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अब बहुत सारा पैसा दिया है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसके लिए एक एसआईटी टीम गठित होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, इसकी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एसआईटी गठित करेंगे और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो ये रही हमारी हाईलाइट। अब चलते हैं सभी टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, इन डिटेल चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर एक जनरल अवेयरनेस के लिए चीज़ें जानने के लिए हैं। पॉलिटिकल मैटर क्या चलता रहता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी क्या आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, हमारे लिए वो काम का नहीं होता। हमारे लिए काम की चीज़ ये होती है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, अगर आपसे मान लीजिए कि जीएस पेपर 2 में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हमने जब 370 हटाया, जब आर्टिकल 370 हमने हटाया तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में क्या ऐसे चेंजेस आए, क्या आपको दिखता है कि कोई चेंज निकल के आया, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के आंकड़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बात की गई है कि जब हमारा 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था, ठीक है, उसके पहले जब चुनाव होते थे तो वहाँ पे लगभग 14 to 15% ही वोटिंग होती थी, लेकिन अगर अब आप देख लीजिए तो इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 37% वोटिंग हुई है। मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो खुश हैं आर्टिकल 370 हटने से, और वहाँ पर चीज़ें अब जब सामान्य ज़िंदगी हो रही है इसको लेकर के लोग बहुत खुश हैं। ये डिनोट करता है ये जो आंकड़ा है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने काम की चीज़ ये निकाली। दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल 370 जो है वो हटा कब था, तो याद रखिएगा 2019 में, अगस्त 2019 में इसको हटाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और बहुत जल्दी अब यहाँ पर जो है, अभी तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है और बहुत जल्दी उनको राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के बारे में सोच रही है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए इन आंकड़ों के बारे में, चाहे आप देख लीजिए अगर डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर आप देख लीजिए कि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं उन्होंने आकर के जम्मू कश्मीर में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अगर आप दूसरा सिनेरियो देखें स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे अब स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। ज़्यादा पहले भी लोग आते थे बट उनकी तुलना में अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ से निकल कर के आ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा था कि जम्मू कश्मीर की किसी लड़की ने, किसी महिला ने क्या किया था, वहाँ पर स्टेट का भी वो टॉप किया था। और फिर इस तरीके से मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट धीरे धीरे देखे जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आपकी आंसर राइटिंग में सारे एग्जाम्पल जो भी आप न्यूज़ में देखते हैं, करंट में आप चीज़ें सुनते रहते हैं, उसको कोट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी आंसर को और भी रिलेवेंट बना सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि वहाँ पर स्थिति सुधर रही है, ठीक है। पॉजिटिव वे में ही आपको अपना आंसर लिखना होता है, ये वहाँ पर नहीं दिखाना होता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, या फिर बीजेपी ने इस आर्टिकल को हटाकर अच्छा किया या नहीं किया, ठीक है। तो आपका और हमारा काम क्या होता है, एज अ ब्यूरोक्रेट हमारा जो काम है, जो हमसे डिमांड की जाती है एग्जाम में, उसको ध्यान में रख करके हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और न्यूज़ को कवर करते हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अब हमारी अगली न्यूज़ क्या है, ये आपके चाबहार पोर्ट, जीएस पेपर 2 में ही आपका इंटरनेशनल रिलेशन से ये टॉपिक आपको रिलेट करना है। यहाँ पर क्या बात की गई है, कल हमने बात की थी चाबहार पोर्ट का, हमने 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया है, किसके साथ में, ईरान के साथ में। तो 10 ईयर का एग्रीमेंट इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के हुआ था। मैंने कल बताया था कि पहले भी ये हो चुका था एग्रीमेंट, लेकिन पहले जो एग्रीमेंट होता था उसको हर साल क्या करना होता था, रिन्यू करना होता था। बट अब क्या है, 10 साल के लिए हमने ये फिक्स
कर लिया है कि ये जो चाबहार पोर्ट है उसको इंडिया भी यूज़ कर पाएगा, और इंडिया की जो एजेंसी है, जो कंपनी है, जो कि क्या करेगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें देखेंगी, उनका मैनेजमेंट देखेगी। और साथ के साथ में इंडिया ने $250 का अभी निवेश करने का भी वहाँ पर सोचा था। लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के यूएसए का एक चीज़ निकल के आई है, उनके एक वर्डिक्ट, जो यूएसए के स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि चूंकि ईरान के ऊपर में पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगे हुए हैं? ईरान के ऊपर में 2019 से ही सैंक्शन लगा हुआ है यूएसए के द्वारा, क्योंकि उस समय में जो यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, संवर्धन होता है, उसको लेकर के ईरान काम कर रहा था। और जो यूरेनियम का संवर्धन है उसकी एक लिमिट है कि एक हद तक ही संवर्धन किया जा सकता है। अब यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जनरली जो यूरेनियम होता है उसको और ज़्यादा प्रोसेस्ड करके एनरिच करके रखा जाता है, सो दैट उसका डिफरेंट क्षेत्र में यूज़ किया जा सके। लेकिन उसका यूज़ इस तरीके, अगर वो एनरिचमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा है, वो बढ़ा दी जाती है, तो फिर उस यूरेनियम का यूज़ क्या कर सकते हैं, बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो यूएसए है उसने ईरान को वार्न किया था कि आप एक लिमिट तक ही एनरिचमेंट करिए, बट ईरान ने उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए माना नहीं था सारी बातों को, और वो यूरेनियम का एनरिचमेंट बढ़ाता जा रहा था। इस वजह से 2019 में ही यूएसए के द्वारा उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे। उसके बाद से ईरान और भी बहुत सारे ऐसे काम करता रहता है जिसके लिए यूएसए मना करता है। जैसे कि ईरान चाइना के साथ में अपने संबंध रखता है, यूएसए जो है वो अपना जो नॉर्थ कोरिया है उसके ऊपर कई सैंक्शंस लगाता है, और ईरान वहाँ पर उसके साथ जाकर के कोलैबोरेट कर लेता है। इन तरह की चीज़ों की वजह से ईरान के ऊपर में और ईरान के साथ व्यापार करने वाले बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर में एक तरीके से सैंक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, यूएसए के द्वारा। अब उसी को ध्यान में रखते हुए अभी यूएसए के स्पोक पर्सन ने बोला है कि अभी जो इंडिया के साथ में ईरान ने 10 साल का जो ये पैक्ट साइन किया है उस पर भी सैंक्शन लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जम्पशन मिलेगा, भविष्य में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आई तो वहाँ पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये यूएसए का कहना है। लेकिन हमारे यहाँ एस जयशंकर साहब जी हैं, उन्होंने जो बोला है कि अभी तक यूएसए ने कभी भी इंडिया के साथ में इस तरीके की चीज़ें नहीं की हैं, तो आगे भी उम्मीद ये है कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इस पैक्ट के ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर में नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए रिगार्डिंग ये सारी न्यूज़ आई हुई है, थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि सैंक्शन लगाया कब गया था, तो 2018-19 में लगाया गया था ये, और किसके द्वारा, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट था IFCA का। IFCA के ऊपर में क्या लगाया गया था, सैंक्शन लगाया गया था 2018 में, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। और जो भी उसके साथ में जो व्यापार करते थे बाकी सारी कंट्रीज़, उनके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगाने की बात यूएसए ने की थी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें, इसलिए हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए चीज़ें बताई हैं। अब चलते हैं हमारे मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि किससे रिलेटेड है, आपके सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, मैंने इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे एक सोलर स्टॉर्म आया था, धूल भरी बहुत तेज़ आंधी चली थी, और उसके बाद मैंने बताया था कि इसका कारण क्या था, इंडिया से लेकर के ब्रिटेन तक इसके प्रभाव देखे गए थे। और इंडिया टू ब्रिटेन ये जो है रात के समय में क्या हुआ था, फ्राइडे नाइट को बहुत ही सूर्य की इस तरीके की कलरफुल एक व्यू देखने को मिली थी, सन से आने वाली लाइट। और इसको हमने कहाँ पर देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो लद्दाख का जो हेनले ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को देखा था, ठीक है। तो लद्दाख के हेनले में आपका जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर हमने अंतरिक्ष से और सन से आने वाले इस अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को देखा था। अब उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है कि क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात ये बोली गई है कि लगभग 20 साल के बाद इस तरह की कोई चीज़ को देखा गया है। इसके पहले बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस तरह की चीज़ें आती हैं। और ये चीज़ कब आती है, जब सन पे विस्फोट इतना तीव्र होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी ये चीज़ें धरती पर क्या होती हैं, पहुँच पाती हैं। बाकी छोटी बड़ी घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं, सोलर सिस्टम में छोटे बड़े विस्फोट हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तभी जा कर के इस तरीके के फिनोमेना दिखाई देते हैं, नेचुरल फिनोमेना। और ये लगभग 20 ईयर्स के बाद हमको दिखाई दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में कारण बताए गए हैं इस एडिटोरियल में, जो कि मैंने उस दिन भी बताया था। क्या कारण है कि जो सूर्य का एरोमा होता है, सन होता है, उसके आसपास में जो उसका एक तरीके से क्षेत्र होता है, जहाँ पर एक कहना चाहिए कि सन्स में जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उनके पास में बहुत एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, आपस में टकराती है। जब उनका लाइफ पूरा हो जाता है तो उनमें विस्फोट होता है, इस तरीके
तरीके से, तो एक तरीके की आभा, बहुत तेज़ गर्म चीज़ें यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्रिएट रहती है। और ये एनर्जी जब हमारे जो पृथ्वी के चुंबकत्व से, यानी कि मैग्नेटिज्म जो भी हमारे पृथ्वी के अंदर है उससे जब अट्रैक्ट होती है, तब क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हीट क्या होती है, धरती के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ही क्या होता है, ये सारा स्टॉर्म आता है जिसको हम लोग सोलर स्टॉर्म बोल देते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, एक तरीके की मैग्नेटिक एक एनर्जी होती है जो कि क्या होती है, सन से आती होती है, और सन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये क्या होती है, पहुंचती है, उनमें विस्फोट होने से ये पहुंचती है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में ये बताया गया है कि इस तरीके की चीज़ें टाइम टाइम पे होती रहती है प्लेनेट मैग्नेटिक पोल्स के पास में। जो पोल्स होते हैं बेसिकली सबसे ऊंचाई वाले, पृथ्वी के जो ऊंचाई वाले सिरे होते हैं, बेसिकली ये वहीं पे ही दिखाई देते हैं। इसलिए आप देख लीजिए भारत का भी सबसे नॉर्थ पोल कहाँ पर होगा, लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु, वहाँ पर इनको देखने को मिला है। उसके बाद में ब्रिटेन वाला एरिया भी आपको अपर साइड में ही दिखाई देगा, नॉर्थ साइड में। इसलिए तो जो नॉर्थ पोल या फिर सबसे अपर पोल होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ से आपके लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके से मैं चीज़ें पॉइंट निकाल के बता रही हूँ कि ये केवल नॉर्थ पोल के साइड ज़्यादा देखने को मिलता है, साउथ पोल के साइड, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ये आते हैं धरती पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले 1859 में इस तरीके की कोई चीज़ों को स्पॉट किया गया था सन के अंदर, और उसके बाद लगभग 20-30 साल में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको लेकर की सारी बात है। और साथ के साथ में इस एडिटोरियल में हमारे आदित्य L1 मिशन के बारे में भी बोला गया है कि इस तरीके के जो फिनोमिना है वो सन में बहुत होते रहते हैं, छोटे बड़े हमेशा, और उसको स्टडी करने के लिए हमने अपना आदित्य L1 मिशन भेजा है। वो भी क्या करने वाला है, इसी तरीके से सन के सिले पे जो लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, सन के लैग्रेंजियन पॉइंट L1, L2, L4 इस तरीके से L5 तक गए हुए हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पर अपना आदित्य L1 मिशन इसीलिए भेजा है सो दैट हम क्या कर सके, सन के पास कितनी एनर्जी है, क्या उसमें चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में जान सकें। तो इसलिए हमने अपना आदित्य L1 मिशन भेजा है, जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करके लेके आएगा, और आंकड़े जब जुटा के लेके आएगा तब हमें ये सारी चीज़ें और क्लियरिटी के साथ पता चलेंगी कि वाकई में क्या कारण है जिसके वजह से इस तरीके के सोलर स्टॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। साथ के साथ में इसमें एक टर्म के बारे में बात की गई है, CME। CME क्या होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन बोला जाता है इसको। जो मैं चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ जो कि धरती पर मैग्नेटिज्म के थ्रू आते हैं, इस पूरे मैग्नेटिज्म को, इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, CME बोला जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में बोला जाए कि कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ये वही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो सन से निकल के आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की वजह से क्या होता है, और मैग्नेटिज्म की वजह से धरती की तरफ खींचते चले आते हैं, इसलिए इनको CME बोला जाता है, कोरोनल मास इंजेक्शन। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा इसके बारे में। तो एक बार फिर से हमने इस टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इससे बनता है इस टॉपिक से, तो आप उसको करने के, सही करने के कैपेबल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले हमारे एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल जो है वो NHRC के बारे में बात करता है। ये जो पेपर में GS पेपर 2 में जब आपसे पॉलिटी में ये इस तरीके के संवैधानिक संगठनों के बारे में या फिर निकायों के बारे में जब पूछा जाता है, वहाँ पर आपसे NHRC से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और NHRC की अभी वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, इसको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। साथ के साथ में फैक्चुअल भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको मैंने कल बताया था कि इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। इनका टेन्योर 3 साल और 70 वर्ष का होता है। मैंने इसमें बताया था कि 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। साथ के साथ मैंने ये बताया था कि 7 ऐसे लोग होते हैं, 7 ऐसे सदस्य होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज से आते हैं, दिव्यांगजनों को रिप्रेजेंट करते हैं, वुमेंस का और बच्चों को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने चीज़ें बताई थी। साथ के साथ मैंने फैक्चुअल डाटा ये भी बताया था कि इनको NHRC के सदस्यों को चयन करने के लिए एक चयन समिति होती है, जिसको राष्ट्रपति बनाता है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा और राज्यसभा में जो उपसभापति और सभापति होते हैं वो, साथ के साथ में आपके गृह मंत्री इनकी पूरी पैनल में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल डाटा मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, इसके मेंस के रिगार्डिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर बात की गई है कि जो गैनहरी है, GANHRI यानी कि जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है इंस्टीट्यूट, इसने जो क्या किया है, अभी हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, जो इंडिया की NHRI है, इसको क्या बोला जाता है, वहाँ पर इंडियन जो नेशनल ह्यूमन राइट
के जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो गनहरी है उसने क्या किया है, अभी जो एक डेफरल स्टेटस है उसको मेंटेन रखा है। डेफरल स्टेटस मेंटेन रखने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये पिछले साल भी हमारे को लागू किया गया था और सेक्शन बी कैटेगरी में हमको रख दिया गया था। मतलब कि एक तरीके से विथ होल्ड वाली कंडीशन होती है कि अभी इस जो संस्था है इसके ऊपर में हम विचार विमर्श करेंगे और फिर भविष्य में अगर हमको लगेगा कि इन्होंने अपनी सारी चीज़ें ठीक कर ली है तो हम इनको एक लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। और इसकी वजह से जब कोई भी जो संस्था है इस तरीके की मानवाधिकारों से रिलेटेड, अगर वो डेफरल स्टेटस उसको मिल जाता है तो उसके वोटिंग राइट जो होते हैं इन तरीके की संस्थाओं में, गनहरी वगैरह में, वो इम्पैक्ट होते हैं। मतलब कि उसको सेक्शन बी कैटेगरी बी में डाला गया है जिन संस्थाओं को, वो जब गनहरी की यानी कि जो ये ग्लोबल अलायंस है उसकी जब बैठकें वगैरह होगी तो उसमें क्या नहीं कर पाएगा, वोटिंग नहीं कर पाएगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एडिटोरियल आया है जिसमें बताया गया है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही है। और सिर्फ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात नहीं है, अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भी हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी, उसमें भी इंडिया की स्थिति के बारे में इसी तरीके से बताया गया था कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है संस्थाओं के ऊपर में, इसलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर गनहरी ने क्या इल्ज़ाम लगा करके इन सारी चीज़ों को सैंक्शन लगाया है, तो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की NHRC है उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि एक मैंडेट कॉम्पिटिटेंस की कमी है, साथ के साथ में ऑटोनॉमी की कमी है, ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से स्वायत्तता नहीं है इन सारी संस्थाओं को, अभी भी गवर्नमेंट का एक तरीके से क्या है, प्रेशर है। दूसरी बात इंडिपेंडेंस की बात की गई है, उसके बाद बात की गई है स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंस, जो भी स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा दी गई है, उसको सही तरीके से ये पालन करके सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं इंडिया की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। साथ के साथ में यहाँ पर प्लूरलिज्म की बात की गई है, एडिक्वेट रिसोर्सेज की बात की गई है कि रिसोर्सेज कम हैं। साथ के साथ में मैंने ये भी बात की थी कि रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर जो भी संस्था है उसमें बात की गई है कि रिप्रेजेंटेशन हर तबके का जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, सो दैट सभी तबके के लोगों का, सभी समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का क्या हो सके, यहाँ पर रक्षा हो सके, इससे रिलेटेड। तो कुछ इन सारे आधारों पर जो है गनहरी ने क्या किया है, हमारी नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगा दिए हैं और अभी भी स्टे बना हुआ है, ठीक है। ये सारी कमियां बताई गई है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको ठीक करने के लिए यही सारी बातें हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेशर हो वो थोड़ा कम से कम हो और जो इस तरीके की संस्थाएं हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। इनमें जो है एक तरीके से जब सभी समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का रक्षा करने के लिए इनको बनाया गया है तो फिर इनको क्या करना चाहिए, उनके सभी समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी संस्था में शामिल करना चाहिए। सो क्या हो सके कि वो जो लोग होंगे जो उस समुदाय से निकल के आते हैं, मान लीजिए एक दिव्यांग व्यक्ति है जो कि दिव्यांग समुदाय से निकल के आता है, तो वो समझता है कि क्या कंडीशन होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं उनके डे टू डे लाइफ में। अगर वो निकल के आएंगे उस समुदाय से तो क्या होंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सेम अगर आप बात कर लीजिए महिलाओं के रिस्पेक्ट में, अगर महिला ही कोई वहाँ पर सदस्य होगी, महिला ही रिप्रेजेंटेटिव होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने महिला जो समुदाय है उसके समस्याओं को एड्रेस कर पाएगी। इस तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पर इस तरीके के सुधार करने की बात की गई है। अभी जो फ़िलहाल जस्टिस कौन है हमारे यहाँ, हेड कौन है, NHRC के जस्टिस अरुण मिश्रा जी जो हेड थे NHRC के, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी, जैसे मनुस्क्रिप्ट वगैरह का हवाला दे करके बात की थी कि हमारे यहाँ पे जो मानवाधिकार है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे वेदों उपनिषदों में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मनुस्क्रिप्ट का उन्होंने सारा रेफरेंस दिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड है और कहीं कहाई बातें अलग है। जो दिखता है वही चीज़ बिकता है, वो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे कितनी भी चीज़ें बोल लें अपने फेवर में, लेकिन वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो डाटा शो करेगा, जो वाकई में सिनारियो दिखाई देगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो गनहरी है उसने ये सारे सैंक्शंस डेफरल स्टेटस इंडिया को दिया है। सोचने की बात है, कंसर्न है, क्योंकि मानवाधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन जीने के लिए। और अगर इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे जो मानवाधिकार आयोग के ऊपर में इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है तो उस दिशा में काम करने की, सोचने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा आया है और इसमें एक अलग डायमेंशन दिया गया है। टीबी के दो टाइप होते हैं, एक नॉर्मल पल्मोनरी टीबी होती है और दूसरी होती है ईपीटीबी, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो हम ये एडिटोरियल डिस्कस करने के बाद में यहाँ पर जो एडिटोरियल में बातें कही गई हैं उसको हम देखेंगे आंकड़ों के थ्रू, लेकिन उसके बाद हम टीबी के भी बहुत सारे टाइप्स जो होते हैं उसको भी हम देख लेंगे और किस तरीके से ये होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रीलिम्स के लिहाज से भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये जो पूरा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 में साइंस वाले टॉपिक से आपको रिलेट करना है। ठीक, सबसे पहले बात क्या की गई है इसमें बात की गई है कि ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं वो इंडिया में और साथ के साथ वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि कोरोना से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ हर साल इम्पेक्ट करती है लोगों को, 1,00,000-1,50,000 लोगों को, तो वो कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और इसमें बात की गई है कि अभी जो है ट्यूबरकुलोसिस का एक तो है ही कि पल्मोनरी टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी इसमें देखा गया है 20% का इजाफा, और यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 20% अब ऐसे मामले, इस तरीके के इन्फेक्शन निकल के आ रहे हैं जो कि मान लो आप टीबी को ट्रीट कर भी दे रहे हो, उसके बाद भी वो शरीर के किसी अंग में रह जा रहे हैं, जैसे कि आंखों में रह जा रहे हैं, आपके लंग्स में रह जा रहे हैं, इस तरीके से। तो इसी को बोला जाता है क्या, ईपीटीबी, यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मतलब कि क्या, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी बेसिकली जो है होती है वो फेफड़ों से संबंधित होती हैं, सांस लेते हैं जब, और हमारे अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो जब बैक्टीरिया चला जाता है उसकी वजह से टीबी होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जब उन टीबी को ट्रीट किया जाता है तो उसको ट्रीट करने के बाद भी शरीर में डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि आँखों वगैरह में भी कुछ ऐसे इन्फेक्शंस रह जाते हैं जो कि डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, और वो क्या करते हैं, डेथ कॉज कर जाते हैं, या फिर भविष्य में और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर डालते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कि ईपीटीबी। ठीक है, इसके बारे में पूरा एडिटोरियल बात करता है। अब यहाँ पे बात की गई है कुछ आंकड़ों के थ्रू, यहाँ पे बात की गई है कि ईपीटीबी में बी लार्जर देन आवर करंट एस्टिमेट। तो हमने इसमें बात की है इस एडिटोरियल में कि अगर अभी हम जो सिनेरियो लेकर के चलते हैं टीबी को, अगर हमने जितना एस्टिमेट किया है कि 1,00,000-1,50,000 जो लोग इससे क्या हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं हर साल, तो अगर आप ईपीटीबी के मामले देखेंगे तो यहाँ पर जो सिनेरियो है, आपको डाटा है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डायग्नोस ही नहीं हो पाती है ये सारी चीज़ें। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो डायग्नोस नहीं हो पाती है। कई लोग होते हैं जिनको अगर रेयर सिम्टम्स दिखते हैं तो वो केवल टीबी का, फेफड़ों का इलाज करके वो सारी चीज़ें शांत हो जाती है। अब मान लीजिए आंखों के अंदर अगर वो चीज़ें रह गई हैं, इन्फेक्शन रह गया है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाता है? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण फिर भी 6 महीने के अंदर अंदर आपको दिख जाते हैं, लेकिन जो ईपीटीबी है उसके लक्षण आपको बहुत समय तक दिखाई नहीं देते हैं, हिडन सिम्टम्स होते हैं। इस हिडन सिम्टम्स की वजह से बहुत लंबे समय तक ये डायग्नोस नहीं हो पाते हैं और कई बार जीवन पर्यंत ये डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम आंकड़े देखेंगे अगर उठा करके, तो इसकी समस्या हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर बोला गया है WHO की रिपोर्ट के अनुसार कि 10 मिलियन जो केसेस हैं वो टीबी के हर साल आते हैं वर्ल्ड वाइड, और उसमें लगभग 27% कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। मतलब कि WHO का डाटा क्या कहता है, WHO का डाटा कहता है कि अगर हर साल जो है, अकॉर्डिंग टू WHO डाटा, अगर हर साल क्या हो रहा है, 10 मिलियन टीबी के केसेस आ रहे हैं, तो उसमें से लगभग 27% मामले केवल और केवल कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इंडिया से निकल के आ रहे हैं। मतलब कि इंडिया के लिए टीबी बहुत ही बड़ा कंसर्न है। ठीक है, आप देख लीजिए, अराउंड 1/3 से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी, मामले जो हैं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इंडिया से निकल के आ रहे हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है टीबी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कहना चाहिए बीमारी है, जिसकी कंसर्न है, जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ईपीटीबी डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या होता है, कभी कभी आपको दिखेगा आँखों में, कभी आपको दिखेगा लंग्स के अंदर, कभी कभी बॉडी के ऐसे पार्ट्स में आपको दिखाई देगी ये टीबी जिसके बारे में हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि यहाँ पर भी ये सारे इन्फेक्शन मिल सकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से कई बार लिम्फ में हो जाता है, जो WBCs होते हैं, WBCs क्या करते हैं, आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करते हैं।
जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी लिम्फ में भी कई बार ये इन्फेक्शन पहुँच जाता है, और अगर यहाँ पे पहुँच गया मतलब कि क्या, आपकी रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और उसके बाद आपको डिफरेंट बीमारियाँ और होंगी, लेकिन वो उस मेन कॉज तक पहुँचना फिर क्या हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसका कारण EPTB हो सकता है। इस वजह से इंडिया में डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर नहीं हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो पैसे बचाने के लिए किसी छोटे मोटे ऐसे ही डॉक्टर के पास में दिखा लेते हैं, कोई सिम्टम होता है तो उसको जा कर के, अब जो TB होती है उसमें आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीज़ें दिखाई देंगी, तो उसको क्या है, लोग नॉर्मल समझते हैं कि ये सर्दी खांसी होगा, और वो नॉर्मल किसी लोकल डॉक्टर से जा कर के दवाई वगैरह लेकर के और वहाँ पर वो मामला शांत हो जाता है। तो इस वजह से जो स्पेशलाइजेशन की भी कमी है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से सही समय पे ये बीमारियाँ डायग्नोस नहीं हो पा रही हैं। तो ये भी एक कारण है इसके स्प्रेड होने का, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि किस तरीके से इस इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो एक इंडेक्स TB करके एक पूरा गाइडलाइन हमारे द्वारा जारी किया गया था, और उसमें बात की गई थी EPTB के मैनेजमेंट को लेकर के। तो इंडेक्स TB को भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्या मेजर्स लिए गए इस दिशा में काम करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे इंडेक्स TB करके एक चलता है प्रोग्राम, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाया जाता है, और इसमें EPTB के बारे में गाइडलाइन जारी की जाती है। ठीक है, समय समय पर लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। लेकिन कहने की बात यह है कि सारी चीज़ें बनी हुई हैं, फिर भी क्यों पहुंच रही हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्प्रेड क्यों हो रही हैं, क्योंकि लोगों की यहाँ तक पहुंच नहीं है। बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं हैं इन सारी गाइडलाइंस के बारे में, उनको मालूम ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ पे बहुत कम है जो कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, स्प्रेड नहीं हो रही है। अगर आप प्रचार की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो इस फिज़िकल फॉर्म में प्रचार भी नहीं करे कि वो जगह जगह होर्डिंग्स वगैरह लगा दे, सो दैट लोगों को पता चले इसके बारे में। इस वजह से इंडेक्स TB जैसे गाइडलाइंस हैं हमारे यहाँ, फिर भी जो है EPTB एक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इनके बारे में बात की गई है कि यहाँ पर ये हमारे चैलेंजेस है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद में दूसरी बात बोली गई कि गवर्नमेंट ने और क्या काम किए हैं, तो गवर्नमेंट एक निक्षय पोर्टल चलाती है। निक्षय जो है वो किससे रिलेटेड है, ये TB से ही रिलेटेड है, क्योंकि TB को हिंदी में क्या बोला जाता है, TB को हिंदी में बोला जाता है क्षय रोग, है ना। तो निक्षय करके एक ऐप है हमारे यहाँ पे, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में बोला गया है कि अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, तो डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो डायग्नोस करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो इनके केसेस के बारे में और पेशेंट का रियल टाइम डेटा इस पोर्टल पे उनको डालना चाहिए, सो दैट पता चले हमें कि कितने वाकई में केसेस हमारे यहाँ हैं और किस तरीके से उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है जो हर डायमेंशन पे बात करता है, आंकड़ों के थ्रू बता रहा है कि इंडिया में केसेस की क्या स्थिति है। 27% मामले केवल और केवल इंडिया से निकल के आ रहे हैं। उसके बाद में बताया गया है कि अगर आप 20% मामले TB के देखेंगे तो 20% से ज़्यादा आपको उसमें EPTB वाले मामले दिखेंगे जो कि समय पर डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। तो ये सारा कुछ न्यूज़ था। अब यहाँ पर हमने चीज़ें देख ली एडिटोरियल में क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि TB वाकई में कितने प्रकार की होती है और EPTB किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर EPTB का पहले तो फुल फॉर्म क्या है मैंने बताया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, ये TB का ही एक पार्ट है कह लीजिए, जो कि फेफड़ों के अलावा शरीर के और भी अंगों में होता है। ठीक है, तो फेफड़ों के अलावा बहुत सारे अंगों को ये प्रभावित करता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स, हड्डियों में भी ये होता है, जोड़ों में भी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में भी होता है। तो मान लीजिए कि अगर ये हड्डियों वगैरह में होता है ये इन्फेक्शन, तो हड्डियों का दर्द हम किसकी बीमारी की दवाई लेंगे, हम जोड़ों के दर्द की बीमारी की दवाई लेने जाएंगे। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होता है तो हम लोग इस सारी चीज़ों को, पेट से संबंधित चीज़ों की दवाई लेने जाएंगे। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हिडन बीमारी है जो सही कॉज तक पहुँच ही नहीं पाती है कि किस वजह से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है। तो इसको बोलते हैं EPTB, जो कि पार्ट होता है TB का ही, लेकिन बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, उनको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे जो है सिम्टम्स के साथ में टाइप्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, स्केलेटन ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस होता है, ब्रेन में भी चला जाता है, ब्लैडर और किडनी में भी हो सकता है, जॉइंट में भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में जैसे मैंने बताया, और मिलेरली ट्यूबरकुलोसिस।
तो इस तरीके से ये सारे जो टाइप्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं EPTP के ही टाइप्स हैं। और अगर आप देख लीजिए यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज़ के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 टाइप के ट्यूबरकुलोसिस होती है। एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है जो कि फेफड़ों से संबंधित होती है, नॉर्मल जिसको बोला जाता है, और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि बाकी अंगों को, फेफड़ों के अलावा बाकी अंगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ट्यूबरकुलोसिस इन 3 टाइप्स। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर 3 टाइप का टीबी हो जाएगा, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब कि स्टेजेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप के टीबी है, और अगर आप सिम्टम्स के हिसाब से देखेंगे, क्लासिफिकेशन अगर मेनली देखेंगे, तो आपको 2 टाइप के ही टीबी के इन्फेक्शन मिलेंगे, पल्मोनरी टीबी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या पूरी न्यूज़ थी और उसको किस तरीके से डिस्कस करना था। हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम अपनी निक्षय योजना की तरफ। जो मैंने बताया था कि निक्षय योजना आई थी, वो कब आई थी, निजी क्षेत्र योजना थी ये, और ये कब शुरू की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी। और किस के अंदर आता है, तो हेल्थ से रिलेटेड सारे मामले कौन देखेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो निक्षय योजना याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है बैकग्राउंड में जा करके कि कब शुरुआत हुई थी इस योजना की। तो 2018 में शुरुआत हुई थी, किस मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो आई होप अब सारी टॉपिक को हमने, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले हमारे एडिटोरियल के ऊपर। यहाँ पर बात की गई है, ये भी जो टॉपिक है आपके GS पेपर 3 में हेल्थ से रिलेटेड ही है। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि राइज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू स्टेट नॉट सेंटर। तो बात की गई है कि कुछ हमारे यहाँ आंकड़े आए हैं, आंकड़ों में हमेशा ये दिखाया गया है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट जो है पहले GDP का 1% खर्च करती थी, 1% ऑफ GDP अगर खर्च करती थी हेल्थ के ऊपर, तो अब ये बढ़ करके क्या हो गया है, 2% ऑफ GDP हो गया है। लेकिन अभी भी ये WHO का जो क्राइटेरिया है उससे कम ही है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में, पिछले कुछ सालों की तुलना में अगर हम अभी तुलना करें, कंपेयर करें, तो हमको दिखाई देगा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर में वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। लेकिन इस एडिटोरियल में बात की गई है कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बढ़ाया है। मतलब कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और स्टेट क्या करती है, राज्य सूची के तहत ये आता है, और स्टेट क्या करती है, टाइम टाइम पे अपनी तरफ से इस योजना में अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रही है। मतलब अगर आप कह लीजिए कि हेल्थ के क्षेत्र में सरकार का खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, तो वो केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकारों का खर्चा बढ़ रहा है। अब अपनी बात को इस एडिटोरियल में पाई चार्ट के द्वारा प्रूफ भी किया गया है। पहली बात तो ये, चार्ट 1 में क्या बात की गई है, चार्ट 1 में बात की गई है कि अगर आप इंडिया की तुलना करेंगे बाकी सारे कंट्रीज़ से जहां पर हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा की तुलना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर इंडिया में 2% का आप क्या कर रहे हैं, GDP का 2% आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, तो आपका पड़ोसी देश भूटान है वो आपसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। यानी कि लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा भूटान जो है वो अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ तुलना की गई है, इंडिया प्लस भूटान, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर में। और अगर भूटान जैसे देश जिनको हम ही बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डेट वगैरह देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी इस कंसर्न को समझते हैं कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में इंडिया में देख लीजिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम खर्च कर रही है अपनी GDP का। पहली बात तो ये बोली गई है। उसके बाद दूसरे चार्ट में क्या बताया गया है, दूसरा चार्ट डिनोट करता है द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो चार्ट 2 है वो बताता है कि जो केंद्र सरकार है उसने कोविड के टाइम पे तो बहुत खर्च किया, कोविड-19 का जब समय आया तो केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर में खर्च किया, लेकिन पोस्ट कोविड चीज़ें डिक्लाइन हो गई। परसेंट के हिसाब से बताया गया है कि अगर जो गवर्नमेंट है उसने कोविड के समय में मान लीजिए कि 6% का एक्सपेंडिचर किया हो या फिर 7% का एक्सपेंडिचर किया हो, तो वो घट करके आपका 5 से 6% का एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अगर वहीं आप स्टेट की तुलना करेंगे तो स्टेट्स ने कोविड के पहले जितना खर्च किया, कोविड के टाइम में खर्च किया, कोविड के बाद भी जो है राज्य सरकारें हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रही हैं, ये आंकड़ा बताता है। उसके बाद में जो चार्ट 3 है वो क्या बता रहा है, द चार्ट 3 शोज यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फ्रॉम
2019 to 20। तो यहाँ पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की भी बात की जाए अगर, कि 2018-19 के समय में गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही थी और 2019-20 के बाद से गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, तो यहाँ पर भी डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, तो ये आंकड़ों के थ्रू बताया गया है कि पहले किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता था। जैसे कि यहाँ आंकड़ों के हिसाब से बताया गया कि अगर पहले हम 82,820 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे 2019-20 में, तो अब अगर 23-24 में या फिर 24-25 में एस्टिमेट जो किया गया वो लगभग 74,000 करोड़ का हो गया है। मतलब कि आप कहाँ पर 82,000 करोड़ खर्च कर रहे थे, 1000 करोड़, और अब आप 74,000 करोड़ ही खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर में, हेल्थ के ऊपर। ये गवर्नमेंट के लिए बात की गई है। तो सारी बातें जो है यहाँ पर वो पूरे डाटा के थ्रू प्रूफ की गई है। यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि एवरेज जो है वो अब NHM जो आई थी, नेशनल हेल्थ मिशन हमारा शुरू किया गया था, फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2018 था, उस समय में जब ये चीज़ें आई थी तब हमारा जो एक्सपेंडिचर था नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर वो कितना था, 7.4% था। ठीक है, 2018 में, लेकिन अब वो घट करके 5.5% पे पहुंच गया है। और ये नेशनल हेल्थ मिशन लेकर के कौन आया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई थी। मतलब तरह तरह के आंकड़ों से बताया गया है कि अगर ये डाटा निकल के आता है कि हेल्थ के ऊपर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। ये इस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है, जो चार्ट 5 है वो क्या शो कर रहा है, द चार्ट 5 शोज यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि मैंने अभी बता दिया कि पहले अगर 7.4% एक्सपेंड किया जा रहा था नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर, तो अब कितना किया जा रहा है, 5.5% ही खर्च किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी कटौती कर ली है। इस तरीके से बताया गया। साथ के साथ एडिटोरियल में ये भी बात बोली गई है कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फंडिंग के लिए केंद्र सरकारों पर डिपेंड करती हैं। और हमने बहुत सारे पिछले मंथ में जो हमने देखा था न्यूज़, उसमें भी हमने देखा था केरला, तमिलनाडु जैसे लोग जो हैं, जो स्टेट्स जो हैं, वो गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं, अपना जो रेवेन्यू मांगने के लिए, जो वित्त है उसके लिए बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पर फंडिंग देने में भी अपनी आनाकानी कर रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड कर रही है। क्योंकि हेल्थ उनका ही सब्जेक्ट है, इस वजह से उनका एक्सपेंड करना बनता भी है। और जो ये पूरा सिनेरियो है वो निकल करके आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। किसके बारे में बात की जा रही है, ये जो है 92 ईयर्स की जो है, ये आपके कैनेडियन ऑथर हैं, राइटर हैं। अभी इनको क्या हुआ है, इनकी डेथ हो गई है। तो इनका नाम क्या है, पहली बात तो नाम ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एलिस मुनरो इनका नाम है, कनाडा की ये राइटर है। बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह लिखती हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनका नाम पूछा क्यों जा सकता है, क्योंकि इनको क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ और बुकर प्राइज़ जैसी चीज़ें भी इनको मिल चुकी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, पहली बात तो कि ये है कहाँ की, तो एलिस मुनरो आपकी कहाँ की हैं, कनाडा की हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नोबेल प्राइज़ विनर है, तो इनको किस साल में नोबेल मिला है, अगर उनको बुकर प्राइज़ मिला है तो किस साल में बुकर प्राइज़ मिला है। तो इनको सबसे पहले जो लिटरेचर में यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ कब मिला है, 2013 में, यानी कि 2013 में इनको क्या मिला है, नोबेल मिला है। ध्यान में रखिएगा, एलिस मुनरो को नोबेल कब मिला है, 2013 में। क्योंकि अब मैं इसलिए इसको चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो अगर स्टेट पीसीएस में भी पॉइंट या फैक्चुअल नहीं आते हैं, अब उसमें भी 2-3 स्टेटमेंट्स होते हैं और उनको भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है इनको 2013 में, और उसके बाद में बुकर मिला है इनको, बुकर प्राइज़ मिला है 2009 में। तो नोबेल से पहले इनको 2009 में बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और ये सारे अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रोल रखते हैं। ठीक है, तो 2019 में बुकर अवार्ड से सम्मानित है, 2013 में इनको क्या मिला हुआ है, नोबेल मिला हुआ है। इनको जो है वो कनाडा की शेखो बोला जाता है। कनाडा शेखो कहने का क्या मतलब है, ये जो शेखो हैं वो रशिया के बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे। और इनकी वजह से जो एलिस मुनरो हैं, इनकी भी राइटिंग स्किल उनसे मिलती जुलती है, या जिस तरीके से वो प्रभावशाली लेखन करते थे वैसे ही कनाडा की एलिस मुनरो भी लेखन करती हैं, इसलिए इनको कनाडा शेखो बोला जाता है। ठीक है, तो शेखो का नाम इम्पॉर्टेंट है। शेखो भी एक तरीके से राइटर ही थे, जो कि वो भी शॉर्ट राइटिंग करते थे और कई सारे उन्होंने बहुत सारे अच्छे राइटिंग्स अपने लिखी हैं। वो कहाँ के थे, रशिया के। लेकिन जो एलिस हैं उनको कैनेडियन शेखो बोला जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए ये भी है। साथ के साथ
में इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि कलेक्शन डियर लाइफ अपीयरिंग इन 2012, ये सारी चीज़ें हैं। द न्यूयॉर्क करके इनकी एक रचना है, द न्यूयॉर्क एंड द अटलांटिक। उसके बाद बहुत सारी इनकी मैगजीन्स भी आई हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी आई हैं। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इनकी थोड़ी बहुत रचनाओं के बारे में एक बार गूगल सर्च करके 2-4 जो बहुत ही फेमस रचनाएं हैं उसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। साथ के साथ में अगर उनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है तो किस रचना के लिए मिला है इसको भी आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो कनाडा में 1931 में ये जन्मी थी और अभी 92 की एज में अभी इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे उसको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। मैंने जो बताया है कि कौन सी रचना के लिए उनको नोबेल मिला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और ख़ुद भी आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। जब अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में आंसर देता है जो भी क्वेश्चन के, जैसे कि अरविंद जी हैं एक, जिनको बारे में मैंने जो क्वेश्चन वाला कराया था, क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर लिख करके दिए थे। तो इस तरीके से हमने उसको उनके आंसर को पिन भी किया है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप भी अपना एक पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, मोस्टली 1 से 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा आपको गूगल सर्च करने में। तो आपको बताना है कि जो ये कनाडियन शेखो हैं, जो एलिस मुनरो हैं, उनको किस रचना के लिए 2013 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं सेशन को। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है ये क्या है कि अभी मैंने बात की थी, ये किसके बारे में बात की थी, NSCN-IM के बारे में। ये क्या है, बेसिकली उग्रवादी संगठन है। इसको UAPA जो है इंडिया का, UAPA 1967 का, उसके तहत में बैन भी किया गया है इनके एक्टिविटीज़ की वजह से। और अभी निकल के आया है, NIA ने अपनी एक चार्जशीट डाली है, उसमें बताया है कि जो ये संस्था है नागालैंड में बेसिकली ये होते हैं और ये क्या करते हैं, नागालैंड और बेसिकली नागा कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर असम, मेघालय और बाकी सारे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जितनी नागा कम्युनिटी है उनके हक के लिए ये लड़ते रहते हैं। और अभी ये ऐसा निकल के आया है कि चाइना और म्यांमार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है चीज़ें, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो विदेशी, जो हमारे जो फॉरेन जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, वो किस तरीके से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके ऊपर ऑलरेडी, इस संगठन के ऊपर में चार्जशीट दायर की जा चुकी है असम में, और इसको 1997 में ये बना था, ठीक है। उग्रवादी संगठन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं और साथ के साथ में जो नागा कम्युनिटी है उसके लिए ये क्या करते हैं, उनके अधिकारों के लिए ये लड़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी है, मैंने जो कि पहले ही बता दी कि UAPA जो एक्ट है हमारे यहाँ कब का, 1967 का, उसके तहत इनको क्या किया गया है, डिटेन भी किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आपके GS पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर बात की गई है WPI के बारे में। और अभी कंटिन्यूसली 4-5 दिनों से ये डाटा आ रहा है कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम उसको डे टू डे, डेली इसलिए नहीं कवर करते हैं क्योंकि इस तरीके का डाटा हर महीने आता रहता है, तो आंकड़े हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये आंकड़ा निकल के आया है उसमें बात की गई है कि अभी जो WPI है, यानी कि होलसेल प्राइस जो इन्फ्लेशन है, वो लगभग 13 मंथ में सबसे हाई चला गया है। पिछले महीने की तुलना में, अगर अब पिछले साल की तुलना में हम अभी अगर यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो पता चलता है कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है होलसेल प्राइस। यहाँ पे 2 चीज़ों में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है। तो एक तो फ्यूल, दूसरा पावर, यानी कि आपके ईंधन की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर की जो भी है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। साथ के साथ में अगर आप फूड ग्रेन्स में देखेंगे तो जो टमाटर और प्याज हैं, यानी कि अनियन और टोमेटो है, उनके जो है अभी शॉर्टेज वगैरह होने की वजह से या फिर उनके दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से भी ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ करके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे
ये जो आंकड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कितने परसेंट वेजिटेबल की वजह से बढ़ा है WPI, फ्यूल की वजह से, इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट केवल दो ही चीज़ें होती हैं इन सारे टॉपिक से, एक होता है WPI, दूसरा होता है CPI, और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसको हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो WPI क्या होता है। WPI का नाम ही है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल यानी कि जो थोक में चीज़ें, जो विक्रेता जो है, जो कि बेचने वाला जो है, व्यापारी जो है, वो थोक में जो चीज़ें खरीद करके लेके आता है बल्क में, उसको कहते हैं होलसेल। और होलसेल प्राइस उन सारी चीज़ों की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं। और WPI को कैलकुलेट करने के लिए जिस इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, जहाँ से हमको पता चलता है कि वाकई में होलसेल प्राइस जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये तो हुई बहुत ही बेसिक भाषा में। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं। अब देखते हैं WPI के बारे में। तो WPI क्या है, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में मापता है, ठीक है। यानी कि मैंने जब बताया कि बल्क में जब व्यापारी कोई सामान खरीद के लेके आता है थोक में, तो वहाँ पर कीमतों में क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में WPI बताता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें उपभोक्ता के खरीदे गए सामानों की बजाय व्यवसायों के बीच में जो सामान, या व्यापार के बीच में जो, व्यापारियों के बीच में जो सामान का लेन देन होता है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट CPI में, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI में कंज्यूमर यानी कि हम और आप जो उपभोक्ता हैं, डे टू डे लाइफ में जो हमारे को डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं वो सारी आती हैं। तो CPI में जो उपभोक्ता है वो क्या कंज्यूम कर रहा है थ्रू आउट अ मंथ या फिर पूरा डे टू डे लाइफ में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन WPI में उपभोक्ता को कैलकुलेट ना करके हम व्यवसाय में और व्यापारियों ने क्या सामान खरीदा है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके प्राइस में क्या बढ़ोतरी या कमी हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, उसके बाद में एक तीसरा डिफरेंस क्या होता है CPI को लेकर के और WPI को लेकर के। तो WPI की जो टोकरी होती है उसमें भोजन भी होता है, फूड भी होता है, आपका मेटल्स भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन WPI में केवल और केवल वस्तुएं होती हैं, सेवाएं नहीं होती हैं, केवल और केवल गुड्स होता है WPI में। लेकिन CPI में गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज भी होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में क्या खा रहा है, कौन सी चीज़ें इनटेक कर रहा है वो भी, और कौन सी सेवाएं ले रहा है। अगर वो बैंकिंग ले रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, तो सेवाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है WPI CPI के बीच में, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ें और पूछी जाती हैं कि कौन जारी करता है इसको। जैसे मैंने WPI बताया तो उसी के साथ मैंने CPI भी बता दिया। यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों ही होती हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी बात यह है कि सामान्य परिवारों के जीवन यापन की लागत, यानी कि डे टू डे लाइफ में अगर कोई व्यक्ति चीज़ें कंज्यूम कर रहा है तो उनके पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ रहा है, और उनका जो यूज़ है डेली नीड्स की सामान है उसके प्राइस में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको CPI के थ्रू क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया WPI CPI में अंतर। अब यहाँ पर आता है कि जो CPI की टोकरी होती है उसमें भोजन के साथ आवास, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। मतलब कि गुड्स के साथ साथ आपने सर्विसेज को भी शामिल कर दिया, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि दोनों ही स्फीति के मुद्रास्फीति को ही माप करते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो WPI CPI दोनों ही क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मापते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, पहले हम WPI के थ्रू इन्फ्लेशन मापते थे, अब हमने उसको शिफ्ट कर लिया है CPI में। अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने इसको चेंज कर दिया था। अब इसके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि बेस ईयर क्या है इन दोनों का। तो बेस ईयर है आपका 2012। बेस ईयर कहने का मतलब है कि एक रेफरेंस लेकर के इस साल से बाकी आने वाले सालों में प्राइस में जो भी बढ़ोतरी या कमी हुई है उसको इस साल के आधार पर तुलना की जाती है, इस 2012 से तुलना की जाती है, इसलिए इसको बेस ईयर बोला गया है, ठीक है। समय समय पर जो सरकारें होती हैं वो उसको चेंज करती रहती हैं। तो बेस ईयर क्या है अभी CPI WPI का करंट जो अभी बेस ईयर चल रहा है वो 2012 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, आपको क्वेश्चन या डाउट हो सकता है कि बेस ईयर 2012 का है, फिर हर महीने कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर महीने, अगर 2012 है तो साल दर साल के हिसाब से तुलना करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि हर महीने भी क्या किया जाता है, WPI और CPI की जो गणना की जाती है। एक होता है कि चालू कीमतों के ऊपर में WPI CPI और दूसरा होता है स्थिर कीमतों के ऊपर में WPI और CPI। तो जब स्थिर कीमतों में आते हैं तब हम 2012 से तुलना करते हैं, और
जब हम चालू कीमतों पे आते हैं तो पिछले महीने की तुलना में इस महीने क्या चेंजेस हुए हैं उसको हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन WPI की गणना करता है और कौन CPI की गणना करता है। ठीक है, तो WPI की गणना जो करता है, दोनों के लिए मिनिस्ट्री आती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री तो दोनों की सेम है, लेकिन जो ऑफिस है, कार्यालय हैं, वो अलग अलग हैं। WPI की गणना कौन करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। तो आर्थिक सलाहकार यानी कि इकोनॉमिक जो एडवाइजरी आपकी जो ऑफिस है वो क्या करती है, वो आपकी इन सारी चीज़ों को देखती है। ठीक है, और जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वो WPI की गणना करता है। CPI की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO जो है वो क्या करता है, CPI की गणना करता है। और ये दोनों ही जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंदर आते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी है। अब CPI में भी 4 तरीके की CPI होती है। CPI होता है आपका अर्बन, रूरल, फिर आपका लेबर से रिलेटेड होता है, इस तरीके से। तो जो लेबर से रिलेटेड जो CPI होती है उसको श्रम विभाग द्वारा प्रकाशन किया जाता है उसका, और बाकी जो आपके अर्बन या फिर आपके जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं उसको किसके द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो लेकर के डाटा जारी करता है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने डिस्कस कर लिया WPI और CPI से। ठीक, उसके बाद में यानी मैंने पाइन निडल के बारे में बताया था, पाइन यानी कि चीड़ का जो पेड़ है उसके बारे में मैंने न्यूज़ बताई थी कि जो UK की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसका यूज़ करके क्या किया था, फॉरेस्ट में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है इसके ऊपर में वो एक क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। चीड़ के पेड़ों को यूज़ करके, उनके जो निडल्स होते हैं, उनके जो नुकीली लकड़ियाँ होती है उसको यूज़ करके। लेकिन उसमें देखा गया है जो उत्तराखंड की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है UREDA, उसने ये कैलकुलेट ये स्टडी की है कि ये जो है बहुत ज़्यादा काम के नहीं है और ये अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अभी इस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाई है कि हम इस तरीके के इन सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। 6 प्लांट लगाए गए थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अभी इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके का अगर इनिशिएटिव कहाँ पे लिया गया है, अगर ये पूछा जाए तो UK उत्तराखंड जो है उसने लिया है। पाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, चीड़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो मैंने बात की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, SIT गठित करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में, और फिर वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या वाकई में ये बात सही है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्टोरल बॉन्ड की उसको इसीलिए गुप्त रखा गया था क्योंकि समय समय पर जो सेंट्रल पार्टी थी उसको क्या करना था, लोगों से, कंपनियों से डोनेशन लेना था। क्योंकि हमने जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ये पूरा जो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जारी किया गया वहाँ पर हमने देखा कि कई ऐसी कंपनी हैं जिनके ऊपर जब इलेक्टोरल बॉन्ड जब ED की रेड पड़ी तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है BJP को बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह दिया। तो इसके लिए अभी SIT गठित करने की बात की जा रही है, तो देखेंगे जब पूरा मुद्दा आएगा उसको। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।